हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम सीयूईटी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसको चैप्टर वाइज डिस्कस कर दीजिए। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 1 लेके आई हूँ। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको सिलेबस बताया था, पूरा सिलेबस अकाउंटेंसी का जो सीयूईटी एग्जाम का है वो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो पहले वो सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अकाउंटेंसी में। उसके बाद आप ये वाला चैप्टर देखिएगा, ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपका चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अगर हम बात करें कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं या फिर इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब समझेंगे। फिर हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। फिर हम उसके साइलेंट फीचर्स समझेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। फिर हम समझेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स क्या होता है और कोडिफिकेशन क्या है, कितने तरह का कोडिफिकेशन होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो सिस्टम है उसको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर हम इसके एडवांटेजेस समझेंगे और लिमिटेशन समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है? तो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसको हम एमआईएस और एआईएस बोलते हैं, तो दोनों हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और एट द एंड हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो भी पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के ओवरव्यू से, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है? तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से पूछे जाते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। तो एटलीस्ट चैप्टर 1 तो आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, बाकी चैप्टर को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। फिर चाहे आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, तो बेसिकली आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने में हमारी मदद करता है। और ये जो आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, ये गैप्स को फॉलो करता है टोटली। मतलब जो हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करके उनको उनके बेसिस पे ही ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है? तो इसकी मदद से हम रिपोर्ट्स जनरेट कर पाते हैं या फिर अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर पाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हमारा एक ऐसा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को प्रोसेस करने में हमारी मदद करता है। और ये अकॉर्डिंग टू गैप होता है, और इसकी मदद से हम इजीली रिपोर्ट्स जनरेट कर पाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है वेयर इन द डिफरेंट डेटा इज कलेक्टेड, जिसमें हम अलग अलग डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको स्टोर करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसका प्रोसेस करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे बाय यूजिंग सुइटेबल सॉफ्टवेयर टू रेंडर यूजफुल रिपोर्ट्स, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, और फिर हम अपना रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं एक सॉफ्टवेयर की मदद से, या हम कहें कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से, और यूजफुल रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम समझते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, और ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है कि आप इसमें से 5 कंपोनेंट्स में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, 100% मैं बोल सकती हूँ कि कंपोनेंट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका प्रोसीजर, डेटा, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो पीपल की जगह यूजर भी लिखा होगा, तो याद रखिएगा प्रोसीजर, डेटा, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें तो प्रोसीजर में एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है जिसको हम परफॉर्म करते हैं, या एक प्रोसेस के थ्रू हम एक स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। डेटा हमारा रॉ फैक्ट या डेटा होता है जो कि बिजनेस एप्लीकेशन के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। पीपल यानी कि यूजर की बात कर रहा है, क्योंकि बिना यूजर के इंस्ट्रक्शन दिए ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर आप जानते ही हैं कि जो भी आपके फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो सब आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब ये सीरीज ऑफ कोड या प्रोग्राम होता है, उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है? मतलब ये इनटेंजिबल होता है। चलिए,
तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को इनपुट करता है, फिर प्रोसेस करता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से और कई सारी रिपोर्ट्स जनरेट करता है। जैसा कि डे बुक जनरेट करता है जिससे हम अपनी बाउचर एंट्री चेक कर पाते हैं, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बना के देता है, पोजिशनल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बना के देता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के देगा, या फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखना है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना करके देगा। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से जनरेट कर पाते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो अगर बेसिक फ्लो की बात करें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की, तो एक हमारे पास अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगा अकाउंट जिसको हम इनपुट करेंगे, ट्रांजैक्शन को डेटा की एंट्री करेंगे, फिर अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो प्रोसेस होगा और फिर हमारी इंफॉर्मेशन प्रिंट होकर के आएगी। ठीक है, तो ये एक स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वेरियस एलिमेंट्स हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के, जैसे कि डेटा आइटम्स हैं जिनको हम प्रोसेस करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से और अपनी इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे जनरल हो गया, लेजर हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये सारी चीजें। तो डेटा आइटम आपका एक डेटा एलिमेंट है, ये स्मॉलेस्ट नेम या यूनिट ऑफ डेटा है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, एक छोटा सा पार्ट है डेटा आपका। ठीक है, तो इन अकाउंटिंग ए ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 डेटा एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन 4 डेटा एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है, एक आपका अकाउंट, एक अकाउंटिंग कोड, फिर आपका डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और चौथा आपका अमाउंट। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है। तो अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग साइकिल एक प्रोसेस ऑफ स्टेप है या सीरीज ऑफ स्टेप है जिसमें हम अपने अकाउंटिंग के स्टेप्स को फॉलो करके अपनी अकाउंटिंग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मेजर करते हैं और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम बेसिक फेसेस या साइकिल को की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है जिसका हम एनालिसिस करते हैं, फिर हम उन ट्रांजैक्शंस को जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम जनरल एंट्री को लेजर अकाउंट बनाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अपने लेजर अकाउंट के बैलेंसेस से। उसके बाद हम अकाउंट्स को रिव्यू करते हैं और जो भी एडजस्टमेंट होती हैं उसको करते हैं। ठीक है, फिर हम एडजस्टमेंट पोस्टेड करते हैं लेजर में और एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को यूज करके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके फाइनली एडजस्टमेंट लेजर और बैलेंसिंग अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो नॉर्मली ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जो कि हम अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं और इसी को हम अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, बात करें तो ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल हम जो है कंप्यूटर की मदद से या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोसेस करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि फीचर्स क्या क्या होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। तो हमारा जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है वो सिंपल और इंटीग्रेटेड होता है, मतलब यूजर फ्रेंडली होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, इजी टू यूज होता है। ये डिजाइन किया जाता है ऑटोमेट और इंटीग्रेट ऑल द बिजनेस ऑपरेशंस। मतलब हमारा जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर होता है ये आपका हर एक तरह के बिजनेस को ध्यान में रख करके बनाया गया है, तो ये हमें बिजनेस का एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सिंपल और इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल होता है, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। ठीक है, हाई स्पीड होती है और ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। हम ये मान के चलते हैं कि इंसान से गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं होती, तो इसका रिजल्ट 100% एक्यूरेट होता है और स्पीड बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। इसमें हमारी रिपोर्टिंग जो है वो इम्प्रूव्ड हो जाती है, एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि अब हम कंप्यूटर पे डिपेंड हैं, किसी पर्सन पे नहीं डिपेंडेंट है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट होता है वो रिलायबल होता है, इसके रिजल्ट पे हम आसानी से भरोसा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू किसी पर्सन के द्वारा कोई काम किया जाए तो। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कंप्यूटर पे कोई काम हो रहा है तो उसमें मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक्यूरेट और सिक्योर्ड रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, हम ये मान के चलते हैं। अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हम पासवर्ड लगा देते हैं तो हमारे अलावा और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, कोई रजिस्टर में अकाउंटिंग नहीं हुई है कि कोई चुरा लेगा। ठीक है, क्वालिटी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है क्योंकि पेपर पेन का काम बच जाता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता, टाइम बच जाता है, एसेसिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट और फुल कंट्रोल होता है, एरर फ्री अकाउंटिंग होती है, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मैन पावर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, रिकॉर्ड्स में कंसिस्टेंसी होती है, ऑटोमेशन होता
टाइम होता है, ठीक है? मतलब हम कह सकते हैं कि हाई स्पीड होती है, हाई रिलायबिलिटी होती है, एक्यूरेसी होती है, एफिशिएंसी होती है, ठीक है? डेटा की सिक्योरिटी रहती है, तो ये सारे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके, ठीक है? चलिए अब कुछ समझते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। तो कभी-कभी क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर जिस पे अकाउंटिंग करनी है उसके लिए पहले पर्सन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तब जाकर के वो उस पे अकाउंटिंग कर पाता है, ठीक है? तो उसके लिए जो लोग ट्रेनिंग देते हैं वो हाई कॉस्ट चार्ज कर लेते हैं, तो ये कहीं न कहीं इसकी लिमिटेशन है। और कंप्यूटर पे काम करने का एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पे, कभी आपकी आँख पे असर होने लगता है, कभी सर दर्द करने लगता है, कभी आपके मस्कुलर पेन होने लगता है, तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है या करप्टेड हो जाता है ड्यू टू पावर इंटरप्शंस, क्योंकि लाइट तो आती जाती रहती है, ठीक है? कभी हमारा सिस्टम फेलियर हो जा रहा है या फिर हमारा जो है वायरस अटैक आ जा रहा है, तो ये सब इश्यूज भी होते हैं। कभी-कभी क्या होता है अनप्रोग्राम्ड या अनस्पेसिफिक रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती हैं, ठीक है? तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स क्या होता है या क्यों ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस ज़्यादा होते हैं, द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस चेंजेस द वॉल्यूम एंड साइज़ ऑफ बिज़नेस। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो कहीं न कहीं ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स की मदद से हम अपने डेटा का एक प्रॉपर प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, ठीक है? चलिए अब हम समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता है ये डबल एंट्री सिस्टम की कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसी के बेसिस पे हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्शियस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द टर्म कोड मीन्स ए सिस्टम ऑफ लेटर और फिगर विद आर्बिट्रेरी मीनिंग फॉर ब्रेविटी एंड फॉर मशीन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कोड का मतलब होता है एक सिस्टम ऑफ लेटर या फिगर, ठीक है, जिसकी मदद से हम अपनी मशीन प्रोसेसिंग कर पाते हैं इंफॉर्मेशन की। तो कोड इज एन आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो कोड क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है किसी को पहचानने का। अगर हम मेथड ऑफ कोडिफिकेशन की बात करें तो ये 3 तरह का होता है। पहला है हमारा सीक्वेंशियल कोड। सीक्वेंशियल कोड में हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, जैसे CL001 हो गया, CL002 हो गया, CL003 हो गया। उसी तरीके से अलग-अलग कंपनियों को हम एक कोड दे देते हैं, CL004 दे देंगे, 05 दे देंगे, ऐसे-ऐसे, ठीक है? चलिए, तो ये एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, इसीलिए इसको सीक्वेंशियल कोड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्लॉक कोड है। ब्लॉक कोड में अलग-अलग ब्लॉक बना होता है, जैसे स्मॉल पंप्स के लिए हमने 100 टू 199 का ब्लॉक बना दिया, मीडियम पंप्स के लिए 200 से 299 का ब्लॉक बना दिया, मोटर्स के लिए 400 से 499 का ब्लॉक बना दिया, ठीक है? तो ये ब्लॉक के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमारा निमोनिक कोड है। तो कोड से भी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा निमोनिक कोड। निमोनिक कोड्स में हम क्या करते हैं, जो भी वर्ड है उसका एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है? जैसे कि हेडक्वार्टर का HQ हो गया, ठीक है? सेल्स जनरल का SJ हो गया, तो ये क्या है? निमोनिक कोड कहलाएगा। ए निमोनिक कोड कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स और एब्रिविएशंस। तो ये अल्फाबेट्स या एब्रिविएशंस का यूज करता है टू कोडिफाई अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो याद रखिएगा तीनों कोड को। सीक्वेंशियल कोड सीक्वेंस को फॉलो करता है, ब्लॉक कोड में अलग अलग ब्लॉक बने होते हैं, और निमोनिक कोड्स में हम किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है? जैसे हेडक्वार्टर का HQ हो गया, करंट एसेट्स का CA हो गया, तो ऐसे, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, इसका यूज कैसे होता है। तो देयर आर टू बेसिक एक्टिविटीज। तो इसकी दो बेसिक एक्टिविटीज है इन यूजिंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। वन टाइम एक्टिविटीज एंड रिकरिंग एक्टिविटीज। वन टाइम एक्टिविटीज में हमारा क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटेल आ जाता है, जो कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर आ जाता है, टाइप्स ऑफ लेजर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ मास्टर हेड्स या मास्टर फाइल्स। और अगर हम रिकरिंग एक्टिविटी की बात करें, जो बार बार हमें करनी होती है, जिसमें हमारे ट्रांजेक्शन की एंट्री करना आ जाता है और रिपोर्ट्स जनरेशन करना आ जाता है। सीधी बात है, हम कंपनी को तो एक ही बार क्रिएट करेंगे, बार बार तो क्रिएट करनी ही नहीं है, क्योंकि कंपनी हम ऐसा तो नहीं हर 2 महीने पे दूसरी कंपनी बदल रहे हो। लेकिन जो ट्रांजेक्शन है वो डेली बेसिस पे होंगे, तो हमें उसको डेली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो वो हमारे रिकरिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बाउचर। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो बाउचर्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे कैश बाउचर होता है कैश ट्रांजेक्शन के लिए, बैंक बाउचर होता है, परचेज बाउचर होता है परचेज के लिए, सेल्स बाउचर होता है, जनरल बाउचर होता है, इस तरीके से। और इन्हीं बाउचर्स की मदद से फिर हम लेजर, ट्रायल बैलेंस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो या बैलेंस शीट जनरेट हो जाती है हमारे सॉफ्टवेयर में, ठीक है? चलिए,
अब कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के, तो वो भी जानना जरूरी है क्योंकि एक दो क्वेश्चन सिक्योरिटी फीचर्स से भी आता है और एक दो क्वेश्चन आपके कोडिंग से भी आता है, ठीक है। तो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेटा सिक्योरिटी मिलती है, सेफ्टी और कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, हमें अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अगर डेटा सिक्योर नहीं होगा तो हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो हर एक सॉफ्टवेयर हमें पासवर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेटा ऑडिट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और डेटा वॉल्ट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो तीन तरह की सिक्योरिटीज हर एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है, इसको याद रखिएगा। तो पहली है हमारी पासवर्ड सिक्योरिटी। पासवर्ड्स में हम शॉर्टकट या कोड या कुछ रखते हैं जिसके बिना हमारी कंपनी को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारी डेटा ऑडिट की सिक्योरिटी। दिस फीचर्स इनेबल्स वन टू नो एज टू who and what changes have been made in the original data, thereby helping and fixing the responsibility of the person who has manipulated the data and also ensures data integrity। तो अगर किसी पर्सन ने कोई ओरिजिनल डेटा में चेंजेस किया है तो इसमें डेटा मैनिपुलेशन अगर कोई कर रहा है तो वो पता चल जाता है डेटा ऑडिट फैसिलिटी की वजह से। नेक्स्ट है हमारा डेटा वॉल्ट फैसिलिटी विच प्रोवाइड्स एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू द डेटा एन्क्रिप्शन। तो जैसे व्हाट्सएप पे हमारी डेटा एन्क्रिप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उसी तरीके से डेटा वॉल्ट सिक्योरिटी यहाँ पे भी है जो हमारे डेटा का एन्क्रिप्शन रखता है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में एआईएस भी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स वेरियस सब सिस्टम में बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन होता है वेरियस सब सिस्टम का, जैसे आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, बजट हो गया, फाइनल सब सिस्टम हो गया, कॉस्टिंग सब सिस्टम हो गया, ठीक है, पेरोल सब सिस्टम हो गया, फिक्स्ड एसेट सब सिस्टम हो गया, इन्वेंट्री अकाउंटिंग सब सिस्टम हो गया, कैश सब सिस्टम हो गया, सेल्स और रिसीवेबल सब सिस्टम हो गया, परचेज एंड अकाउंट पेबल सब सिस्टम हो गया। तो अलग अलग तरह के सब सिस्टम्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर इन्वेंट्री से जुड़ी हुई चीजें होंगी तो इन्वेंट्री अकाउंटिंग सब सिस्टम में लिखी जाएंगी। फिक्स्ड एसेट से जुड़ी होंगी तो इससे आएंगी। पेरोल यानी कि एम्प्लॉयज की सैलरी से या एचआरए डीए इन सब से जुड़ी हुई चीजें होंगी तो वो पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम में आ जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से कॉस्ट से रिलेटेड चीजें होंगी तो कॉस्ट सब सिस्टम में आ जाएंगी। तो एक दो क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर कैश से जुड़ी हुई चीजें होंगी तो कैश सब सिस्टम में आ जाएंगी। परचेज या आपके क्रेडिटर से जुड़ी हुई चीजें होंगी तो वो आपके इस सिस्टम में आ जाएंगी। और अगर डेटर या सेल्स से जुड़ी हुई चीजें होंगी तो वो सेल्स एंड रिसीवेबल सब सिस्टम में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा MIS। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, M हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे M हो जाएगा। तो MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके नाम से ही क्लियर है कि ये हमारी मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो it deals with the generation and processing of reports that are vital or important for manager in decision making. The information system should be so flexible as to provide customized report to support various managerial functions such as planning, organizing, staffing, control, decision making, operational, functional and strategic nature। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद करता है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सब सिस्टम। चलिए, तो फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1। अब हम इसके कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे। तो पहला पीवाईक्यू है द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया है कि डेटा होगा, पीपल होगा, प्रोसीजर होगा, हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा। रिपोर्ट नहीं होता, लेजर नहीं होता, रूल नहीं होता, आउटपुट नहीं होता, इनपुट नहीं होता, कोडिंग नहीं होती, ठीक है। तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिफर्स टू। तो क्या बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस की प्रिंटिंग करना रेफर करता है? बिल्कुल नहीं। क्या प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग रिलेटेड डेटा एंड प्रिंटिंग रिपोर्ट की बात करता है? हाँ, करता तो है। बी में हम देखते हैं, बी में कह रहा है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है कंप्यूटर की मदद से और प्रॉपर रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये ज्यादा बेहतर डिफिनीशन है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की एज कंपेयर टू ए और सी, ठीक है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिफर्स टू प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन थ्रू कंप्यूटर एंड प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिफर्स टू
बिजनेस ट्रांजेक्शन आर एनालाइज, रिकॉर्डेड, प्रिपेयर, ट्रायल बैलेंस। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। यहाँ कंपोनेंट्स की जगह पे बिजनेस साइकिल या प्रोसेस या स्टेप हो जाएगा। तो पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं, फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये इसका स्टेप या अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्या कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये सिंपल होना चाहिए। ये मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए होता है, पूरी तरीके से नहीं सही है। तो ए में कह रहा है सिंपल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ए में कंप्लीट बताया गया है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट मींस द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फ्रॉम एसेट्स, कैपिटल्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो हम ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स में डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी एसेट्स के बेस पे, कैपिटल के बेस पे, लायबिलिटी के बेस पे, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बेस पे। ठीक है, तो ये चारों पांचों चीजें होना जरूरी है, याद रखिएगा। हमारी कंपनी की एसेट्स भी होनी चाहिए, लायबिलिटीज भी होनी चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस भी होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ। तो कोडिफिकेशन क्यों जरूरी है? कोडिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सके, ग्रुप्स और कंपोनेंट्स के बीच में एक हायरार्की या रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। तो याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मेथड ऑफ कोडिफिकेशन शुड बी सच दैट इट लीड्स टू ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। तो कोडिफिकेशन का मेथड इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम अकाउंट्स की ग्रुपिंग कर पाए। चलिए, तो कोडिफिकेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम डेटा का एन्क्रिप्शन करना चाहते हैं, इसलिए कोडिफिकेशन करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्हाट इज द एक्टिविटी सीक्वेंस ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। तो क्या पहले ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को? नहीं, पहले तो कलेक्ट होगा, पहले प्रोसेस कर देंगे, प्रोसेस तो लास्ट में होगा, पहले ऑर्गेनाइज नहीं होगा। तो पहले कलेक्ट होगा डेटा, फिर ऑर्गेनाइज होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर कम्युनिकेट किया जाएगा। तो 9 का बी वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है व्हाट आर इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइन टू डू। तो इंटरनल कंट्रोल क्या क्या है? हम एसेट्स को सेफगार्ड करें और रिसोर्सेज का यूज ऑप्टिमाइज करें, तो ये हमारा इंटरनल कंट्रोल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि व्हाट इज द फर्म्स पेमेंट टू अ सप्लायर फॉर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिकॉर्डेड। तो अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो बेसिकली ये कैश पेमेंट हो रहा है, तो ये कैश पेमेंट जनरल में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है वेयर आर अमाउंट्स ओन्ड बाय कस्टमर फॉर क्रेडिट परचेज फाउंड। तो अगर हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं कस्टमर से, तो वो अमाउंट कहाँ पे जाएगा? तो वो अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडी लेजर में जाएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है डेटा ऑडिट या डेटा वॉल्ट क्या होता है? तो इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ए डेटा ऑडिट इज अ सिक्योरिटी फीचर दैट ट्रैक्स ऑल चेंजेस, एडिट्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ ओरिजिनल डेटा। ठीक है, तो इसमें ओरिजिनल डेटा में अगर कोई मैनिपुलेशन हुआ है तो उसको चेक करता है डेटा ऑडिट। और अगर हम डेटा वॉल्ट की बात करें तो ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो कि डेटा का एन्क्रिप्शन करता है एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अनरीडेबल कोड टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड मिसयूज। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है गिव द मीनिंग ऑफ अ टर्म पासवर्ड सिक्योरिटी। तो पासवर्ड सिक्योरिटी क्या है? तो इट रिफर्स टू द स्पेसिफिक मेजर्स यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा, ensuring that only authorized personnel such as accountant और auditor can be view और modify record। तो पासवर्ड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जो अथोराइज्ड पर्सन है केवल वही एक्सेस कर पाए। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ पीवाईक्यूज थे जो कि मैंने आपको डिस्कस किए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पर इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। आप लोग की रिक्वेस्ट थी इसीलिए मैंने फिर से ये चैप्टर पढ़ाया, और ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर कई बार ये चैप्टर पढ़ा भी चुकी हूँ। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट देखें, ताकि मैं आगे के चैप्टर्स भी आपको पढ़ा पाऊँ, क्योंकि आपका फीडबैक मिलता है तब मुझे अच्छा लगता है, तब मैं भी आगे पढ़ा पाती हूँ। क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग के मैं अकेले पढ़ाऊंगी तो इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।